अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में तलब किए जाने का इंदिया दिया। तो फिर मुकदमे के साथ क्या हुआ, इसके ऊपर बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब ने आज एक दिलचस्प कॉलम लिखा है और उसमें जो इस वक्त मुल्क को दरपेश मुमकिन बहरान है उसका एक हल भी तजवीज़ किया है। इस हल को आपके सामने भी रखेंगे और इसके ऊपर कुछ डिस्कशन भी करेंगे कि ये कितना काबिल अमल है या नहीं। इसके साथ साथ कुछ अहम मुकदमात की समात है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हसन अयूब साहब उर्फ रावी ने आज बल्कि कल एक प्रोग्राम में अपने हवाले से खदशात का इजहार किया और कहा कि उनकी जान को खतरा है और इसका इल्ज़ाम उन्होंने किस पर लगाया है ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर ये भी बात करेंगे कि जो पीटीआई के मुख्तलिफ वर्कर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ जो अभी पिछले दिनों में सूरत हाल पेश आई है, जो एक्स के ऊपर मुख्तलिफ अकाउंट्स के साथ हो रहा है, उससे नतीजा क्या मिल रहा है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं जी कुछ अदालती मामलात की। इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा है और ये आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया था तो उन्हें ये मैसेज दिया गया था कि आप डी चौक नहीं आएंगे बल्कि पीछे कहीं अपना जलसा वगैरह करेंगे, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब आगे आए थे। बाद में उनके वकला की तरफ से ये बताया गया था अदालत को कि उन तक पैगाम नहीं पहुंच सका था क्योंकि जैमर्स थे, मोबाइल फ़ोन काम नहीं कर रहे थे, तो इसलिए वो आ गए थे। बहरहाल इस सारे मामले के ऊपर हुकूमत अभी तक भी इमरान खान साहब को छोड़ने के लिए रजामंद नहीं है, तो उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है। तौहीन अदालत का ये मुकदमा आज के रोज़ के लिए फिक्स किया गया था जहां पर आईनी बेंच, गैर आईनी नहीं बल्कि आईनी बेंच ने इसकी समाअत की। इस समाअत के दौरान बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई क्योंकि इस आईनी बेंच के जो सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, उन्होंने आज ये सवाल किया हुकूमती नुमाइंदे से कि जनाब ये बताइए कि क्या आप ये मुकदमा चलाने में संजीदा हैं। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम हर सूरत संजीदा हैं। तो उन्होंने कहा कि सोच लीजिए क्योंकि जब आप ये मुकदमा चलाएंगे तो ज़ाहिर है इसमें मुल्ज़िम इमरान खान साहब हैं, तो हमें उन्हें भी बुलाना होगा अदालत, उनकी भी बात सुननी होगी। तो इस सूरत में फिर क्या हुकूमत ये अफोर्ड कर पाएगी कि उन्हें यहाँ पर ला सके, उनको यहाँ लाने के इकदामात उठाने होंगे। तो इस सिलसिले में आप पहले ज़रा हुकूमत से वाज़ेह हिदायत ले लें। तो इस मौके के ऊपर जो हुकूमती नुमाइंदे थे वो ज़रा खामोश हो गए क्योंकि इस बात से उन्हें भी अंदाज़ा हो गया कि जाहिर है ये हुकूमत अफोर्ड नहीं करती कि इमरान खान साहब को अडयाला से बाहर निकाल के ले आएँ। तो इसके बाद फिलहाल उन्होंने वक्त तलब किया जो कि उन्हें दे दिया गया है, लेकिन बज़ाहिर इससे ऐसे ही लग रहा है कि अब जल्दी इस मुकदमे की तारीख नहीं लगने वाली क्योंकि अगर ये मुकदमा ये चलाएंगे तो फिर खान साहब को पेश करना पड़ेगा और अगर ये मुकदमा नहीं चलाएंगे तो फिर बस ये खूह खाते में पड़ा रहेगा। वैसे आज सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान साहब के वकील थे इस मुकदमे में और उन्होंने जो अभी मैंने आपको वजह बताई इस समय दीगर दलाइल दिए और बताया कि इमरान खान साहब जो हैं इस मुकदमे में गुनहगार साबित नहीं होते। बहरहाल देखते हैं कि अब हुकूमती इसके ऊपर क्या राय सामने आती है। इमरान खान साहब को ज़ाहिर पेश करने के हवाले से तो वो अग्री नहीं करेंगे, तो फिर फाइनली इस मुकदमे को अभी लगता है कि इल्तवा में ही डाल दिया जाएगा। इसके अलावा 2-3 अहम मुकदमात की समाअत है आज ही। एक्स और इंटरनेट जो स्लो करने का मामला है इसके ऊपर भी दरख्वास्तें जो हैं आज अदालतों में लगी हुई थी। एक्स के मामले पर तो फरवरी की दरख्वास्त है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कब से चल रही है। आखिरी जो इसकी समाअत हुई थी वो अप्रैल में हुई थी गालिबन, जिसके बाद अभी तक दोबारा इसको फिक्स नहीं किया गया था। 1-2 दफ़ा फिक्स किया भी गया तो इसको कॉज लिस्ट से निकाल दिया गया था। बड़े महीनों के बाद अब कहीं जाकर इस दरख्वास्त की बारी आई तो आज भी इसके ऊपर कोई काबिले जिक्र समाअत नहीं हुई और अब अगले साल फरवरी तक इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। इससे 2 बातें पता चलती हैं। एक तो ये बात पता चलती है कि इस हुकूमत के लिए जो अवामी मुश्किलात हैं उसका कितना अहम समझ लीजिए कि उसकी कितनी अहमियत है और अदालतों के लिए भी उसकी कितनी अहमियत है। यानी एक सोशल मीडिया ऐप है, वेबसाइट है जिसको बहुत से लोग, करोड़ों सार्फिन अदरवाइज यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें बैन किया हुआ है और इस मुतालिक ये एक बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला बन जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की इस हुकूमत के लिए खिदमात मुलाहिजा कीजिए कि वो इस सारे मामले को दाखिले दफ्तर करके बैठे हुए हैं और बिल्कुल इसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं और अब भी उन्होंने अगले साल फरवरी तक जो है इसको पोस्टपोन कर दिया है। इससे एक और जो बात पता चलती है वो ये कि इसका मतलब है कि अगले साल फरवरी तक भी हुकूमत का कोई मूड नहीं है कि एक्स को खोलना है
اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ غالباً 1 سال پورا ہو جائے گا کہ ایکس کی بندش رہے گی، کیونکہ فروری میں ہی عام انتخابات کے بعد ایکس کو بند کیا گیا تھا اور بین کیا گیا تھا، جس کے بعد سے اب تک صرف وی پی این کے ذریعے ہی اس تک رسائی ممکن تھی، اور اب 1 سال ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک ایکس کے اوپر جو ہے نہ صرف یہ کہ بین نہیں ہٹا، بلکہ کسی بھی ہائی کورٹ نے، حالانکہ اس کے متعلق مختلف ہائی کورٹس میں پٹیشنز فائل ہوئی تھیں، لیکن کسی بھی ہائی کورٹ نے اس کے اوپر ایسا کوئی سخت فیصلہ یا آرڈر نہیں دیا کہ جس کی وجہ سے جو ایک بنیادی انسانی حقوق کے زمرے میں آتا ہے کہ انفارمیشن تک آپ کی رسائی ہو، وہ عام عوام کو مل سکے۔ تو بہرحال اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر آ کر لوگ جس طرح سے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے، تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اس میں ہمیشہ زیادہ اس کا پلڑا بھاری رہتا ہے، اور خاص طور پر 8 فروری کے انتخابات کے بعد ایکس کے اوپر جو دھاندلی سے متعلق چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ مواد اس کا آ رہا تھا۔ اب وہ تو بات چلیے کافی پرانی ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی کافی کچھ کنٹینیوسلی چونکہ چلتا رہا ہے، تو اس سلسلے میں اب اس کو مسلسل ہی بند رکھا گیا ہے۔ بہرحال ایک اور جو ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے وہ یہ کہ جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے وہ مسلسل سلو کی ہوئی ہے حکومت نے، اور اس متعلق 1-2 دن پہلے میں نے ایک یہ بھی خبر دیکھی کہ ماشاءاللہ پاکستان نے اور کچھ اچیو کیا ہو نہ کیا ہو، بہرحال یہاں پر پاکستان ایک اچیور ضرور بنا، اور انٹرنیٹ سپیڈ کے حوالے سے پاکستان نے ماشاءاللہ آخر میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ حاصل کر لیا۔ تو 198 ممالک جو کہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں ان میں پاکستان کا نمبر 198واں ہے، جو کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کے حوالے سے سب سے کم سپیڈ، سلو سپیڈ میں اس وقت پاکستان ہی وہ ملک ہے جہاں پر انٹرنیٹ جو ہے وہ استعمال اس سپیڈ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے ہم ماشاءاللہ آخری نمبر پر آئے ہیں، تو اندازہ لگا لیجئے۔ بہرحال اس معاملے کو بھی آج اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ان کے بارے میں کافی یہ فنی بات رہتی ہے، اکثر لوگ اس بات پہ کافی مذاق بھی بناتے ہیں کہ وہ ہر معاملے کو جا کے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیتے ہیں، پتہ نہیں اس کا کبھی معاملہ حل ہوتا ہے یا نہیں، رزلٹ کیا آتا ہے، لیکن بہرحال چیلنج وہ ضرور کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک دفعہ پھر اس معاملے کو بھی چیلنج کر دیا ہے، لیکن ان عدالتوں سے انصاف کی توقع کرنا بیکار اور بے سود ہے، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ عدالتیں اس وقت کتنی آزاد ہیں، اور جو کچھ ججز ہیں جو اپنی یعنی ضمیر کے مطابق، قانون اور آئین کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہی ہے۔ بہرحال اب ایک اور جو اہم معاملہ ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں جی۔ آج ایک اور درخواست تھی سپریم کورٹ میں جو عمران خان صاحب سے متعلق دائر کی گئی تھی کہ انہیں کے پی جیل میں منتقل کر دیا جائے۔ یہ ایک عام شہری کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی، لیکن جو یہ چیف جسٹس، ان کو بھی میں چیف جسٹس ہی کہہ لیتی ہوں میرا خیال ہے، جسٹس امین الدین صاحب کے سربراہی میں آئینی بینچ جو سماعت کر رہا تھا، انہوں نے بڑا برا منایا کہ جی آپ کو کیا تکلیف ہے، عمران خان صاحب کس جیل میں ہیں، اگر یہ ان کا کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ خود اس میں پٹیشنر بن جاتے۔ تو انہوں نے اس بات کے اوپر 20,000 روپے جرمانے کے ساتھ یہ درخواست بھی خارج کر دی، اور یہ جو شہری ہیں وہ بیچارے اب جرمانہ بھی بھریں گے۔ تو اس طرح یہ درخواست بھی فارغ ہو چکی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی کہ کیا صورتحال ہے اس وقت۔ جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی سوشل میڈیا کے حوالے سے بات بھی کی کہ بہت زیادہ ان کے اوپر اس وقت ایک کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ تو پچھلے دنوں ان کے ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں علادین، ان کے والد کو اٹھا لیا گیا تھا گجرات یونیورسٹی سے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو مختلف ایجنسیز ہیں ان کے لوگوں نے اٹھایا ہے۔ بعد میں 2-3 دن ان کا اکاؤنٹ بھی ایکٹیو نہیں تھا، لیکن اب یہ دوبارہ ٹویٹر پر آ چکے ہیں، اور پھر انہوں نے آتے ساتھ یہی بات کی ہے کہ میں جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہوں، اسی طرح اس پیغام کو آگے بڑھاتا رہوں گا۔ تو بظاہر لگ رہا ہے کہ ان کے معاملات کچھ شاید بہتر ہوئے ہوں، اور کچھ ان کے والد کے حوالے سے انہیں اچھی خبر آ گئی ہو۔ دوسرے اسی طرح سے ایک اور ان کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں احمد بوبک، ان کے بارے میں یہ رپورٹ ہوا کہ ان کی بھی ساتھ کچھ فیملی کے ساتھ ایشوز چل رہے ہیں، اور وہ بھی ایک دم سے ٹویٹر سے 2-3 دن سے غائب تھے۔ آج ان کا ایک ٹویٹ ضرور آیا، اور انہوں نے کہا بہت شدید مشکل میں ہوں تو دعا کریے میرے لیے۔ تو اب بظاہر یہ پیٹرن جو ہے بڑا واضح ہو چکا ہے کہ جو بھی باہر کے لوگ ہیں ان کی یہاں پہ جو فیملی ہیں یا فیملی ممبرز ہیں ان کو ہراساں کیا جائے یا ان کے ساتھ کوئی سختی کی جائے جس کی وجہ سے ان کے اوپر پریشر آئے۔ لیکن کیا اس کا کوئی اثر ہو رہا ہے؟ مجھے بظاہر اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا، کیونکہ کچھ عرصے کے بعد یہی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ دوبارہ اپیئر ہوتے ہیں اور پھر اسی زور و شور کے ساتھ یہ پھر بات کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اب تو ان کے اندر ایک اور غصہ بھی بھر چکا ہوتا ہے کہ یار دیکھ لیں یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم ایک بات کر رہے ہیں، اپنی رائے دے رہے ہیں، اور یہ
उसका जो नज़ला है वो हमारी फैमिलीज तक जो बेगुनाह होती हैं, जिनका कोई कसूर ही नहीं होता, उनको बिला वजह इसमें गेम में सारा उलझा लेते हैं। तो ये उसमें एक और गम और गुस्सा भी उनका बल्कि शामिल हो जाता है। लेकिन उसका अगर आप ये कहें कि नैरेटिव बिल्डिंग पे कोई असर पड़ता है तो वो तो कोई हमें पड़ता नज़र नहीं आता, क्योंकि जो लोग जहाँ खड़े थे वो तकरीबन वहीं पे खड़े अब हमें उसी तरह अपनी जो जद्दोजहद है उसको जारी रखते हुए नज़र आ रहे होते हैं। पिछले दिनों इन्होंने अकाउंट हैक करने का भी एक तरीका ईजाद किया और ये अभी भी सिलसिला जारी है, जिसमें एक बड़े हमारे ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं रिजवान गिलज़ई साहब, उनका भी अकाउंट हैक कर लिया गया था। ये एक मैसेज है जो इस तरह से आपकी स्क्रीन पर शो होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जैसे ये एक्स की तरफ से कोई मैसेज आया हो और ये बताया जाता है कि जी आपके अकाउंट पे कोई हमें रिव्यू करना है और कॉपीराइट्स का कुछ इशू है, और एक ब्लू लिंक दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसको क्लिक करें और उसके बाद अपना फीडबैक जो है वो इसके साथ जो फॉर्म अटैच होगा उसके अंदर दर्ज कर दें, जिसके बाद हम इसको रिव्यू कर लेंगे। अब जाहिर है कोई आम सारिफ अगर उसको ना मालूम हो तो वो ये समझता है कि ये शायद उसकी बेहतरी के लिए कोई मैसेज आया और वो उसको क्लिक करके फटाफट फॉर्म भरने की कोशिश करता है। लेकिन हकीकत में बताया ये जा रहा है कि ये एक ट्रैप है और अगर आप उस लिंक को क्लिक करें तो आपका अकाउंट भी हैक हो सकता है। बहरहाल हो सकता है इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछ लेते हों जो आपको सिर्फ आपको ही मालूम हो अपने अकाउंट से रिलेटेड, क्योंकि मैंने तो क्लिक नहीं किया इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि इसमें एग्जैक्टली क्या आगे पूछा जाता है। लेकिन बहरहाल समहाउ और द अदर इस तरह से एक हैकिंग का जो सिलसिला है, ये मैसेजेस जो हैं वो मुख्तलिफ एक्स के यूज़र्स को मिले। इसी दौरान ये जो रिजवान गिलज़ई साहब हैं इनका ये अकाउंट हैक होने की खबर भी आई और इनके जो दोस्त अहबाब हैं उन्होंने बताया कि उनका अकाउंट हैक हो गया है। जिसके बाद इनके उस अकाउंट से जो हैक हो चुका था उससे उनके जो दीगर कॉन्टैक्ट्स हैं उनको फिर वो मैसेज भेजा गया। अब जाहिर अगर किसी को ये बात नहीं मालूम कि इस तरीके से कोई हैकिंग हो रही है अकाउंट्स की, तो वो तो यही समझेगा कि रिजवान गिलज़ई ने अगर मुझे कोई मैसेज भेजा है तो शायद उसने कोई मेरी बेहतरी के लिए चीज़ भेजी है। अब उसको ये तो नहीं अगर आइडिया कि अगर रिजवान गिलज़ई का जो अकाउंट है वो हैक हो चुका है तो वो इस ट्रैप में फंस सकता है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ तरीकों से बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो सोशल मीडिया के डिफरेंट अकाउंट्स हैं खासतौर पर एक्स के, वो काफ़ी ज़्यादा टारगेट पर है। बहुत से अकाउंट्स को लेबल लगवाया गया है, बहुत से अकाउंट को रिपोर्ट किया गया है, बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं उनको खामोश कराने के लिए दीगर हथकंडे आजमाए गए हैं। तो ये एक मुसलसल सिलसिला जो है वो हमें नज़र आ रहा है सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन का। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ़ायदा नज़र आता है, क्योंकि नैरेटिव जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा है। दुनिया को हक और सच पता है कि क्या है और कैसे है, क्यों है। तो इस बारे में अब अगर आप ये कहें कि इस तरह की चीज़ों से किसी की राय बदली जा सकती है, तो राय थोड़ी देर के लिए कोई खामोश ज़रूर हो सकता है लेकिन उसकी राय बदलती नहीं बल्कि वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आज फवाद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा है और वो कुछ दिनों से इस पर बात भी कर रहे हैं। उन्होंने एक हल तजवीज़ किया है कि जो मौजूदा बहरान है उससे निकलने का हल क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग उनका ये कॉलम है और उसमें कुछ बातें बड़ी उन्होंने दुरुस्त भी लिखी हैं। फवाद चौधरी साहब साबिक वफाकी वज़ीर हैं और काफ़ी जिनको कहते हैं कि बड़े वाइज इमरान खान साहब के एडवाइज़र समझे जाते हैं। तो फवाद चौधरी साहब लिखते हैं इस कॉलम में कि मौजूदा बहरान का वाहिद हल ये है कि एक कौमी हुकूमत तश्कील दे दी जाए। उसकी वजह यह कि इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो तरफेन में इतना ज़्यादा है कि कोई एक दूसरे को ट्रस्ट करते हुए एक दूसरे को ज़रा भी मार्जिन देने के लिए तैयार नहीं है। ना पीटीआई इस पूरे सेटअप में कोई ये समझती है कि उनके लिए बेहतरी होगी और ना ये पूरा सेटअप ये समझता है कि इमरान खान को ज़रा सी भी रिलैक्सेशन देना उनके किसी तरह फ़ायदे में हो सकता है। तो ये इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं कि यहाँ से अब निकलने में बड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इसका जो एक काबिल अमल हल है वो पहली बात तो ये है कि एक साफ शफाफ पुरअमन इंतखाबात करवाए जाएं और फिर जिसकी जो हुकूमत बने उसको दी जाए। लेकिन जाहिर है अब इंतखाबात कराने तक भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए वो एक आर्जी तौर पर बंदोबस्ती सेटअप की बात कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि एक कौमी हुकूमत बनाई जाए और इसके लिए उन्होंने तजवीज़ ये किया है कि मौजूदा पार्लियामान से 1 साल के लिए एक अबूरी हुकूमत की मैंडेट जो है वो ले लिया जाए, यानी उसमें कोई तरमीम इस तरह से कर ली जाए कि 1 साल की हुकूमत बनाने की इजाज़त मिल जाए आइनी तौर पर। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो बड़ी पार्टीज़ हैं उनके सरबराहान अपनी अपनी तरफ से कुछ नाम तजवीज़ कर सकते हैं किसी एक अबूरी वज़ीर आज़म के लिए, और कोई ऐसी शख्सियत जिसके ऊपर सबका एक इत्तफाक राय हो जाए उसको वज़ीर आज़म अबूरी वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है 1 साल के लिए।
इसके लिए वो ये कहते हैं कि अगर किसी नाम पे इत्तेफाक ना हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है वो बैठकर भी एक ऐसे नाम को बिल्कुल फाइनलाइज कर सकता है जो कि इस तरह का नाम हो जो सबके लिए काबिल कबूल हो। दूसरा, फवाद चौधरी साहब ये इसमें तजवीज़ कर रहे हैं कि जो आपकी सूबाई हुकूमतें हैं वो उसी तरह काम करती रहें, उनको डिसॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तमाम बड़ी पार्टीज़ जो हैं वो अपनी अपने सूबों में हुकूमतें तो कर रही हैं, तो अच्छा एक मुसाबकती जो फ़िज़ा है वो भी कायम रहे, एक कंपटीशन रहे, हर कोई एक साल में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करे ताकि जो आम इंतखाबात एक साल बाद होने हों उनके हवाले से उनको ये पता हो कि वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उन इंतखाबात में जाएंगे। तो उनका ये मानना है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो उसी तरह काम करती रहें। तीसरा, वो ये कहते हैं कि जो 9 महीने तक मामलात को अंडरस्टैंडिंग से चलाया जाए, और इसमें जो सबसे पहले काम बुनियादी किए जाएं वो ये है कि एक तो इमरान खान समेत तमाम जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। जितनी भी ये इंतकामी कार्रवाइयाँ, हरासगी और ये जो आम लोगों को भी तंग करना, परेशान करना, ये सब चीज़ें, इन सब का खात्मा हो, यानी फस्तायत का खात्मा किया जाए। ये तमाम जो फजूल केसेस मुख्तलिफ लीडर्स के खिलाफ बने हुए हैं इनको भी ख़त्म किया जाए। इसके साथ फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि एक जो इलेक्शन कमीशन है गैर जानिबदार किस्म का वो तश्कील दिया जाए, और वो भी ज़ाहिर कंसेंसस के साथ तश्कील दिया जाए। इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि एक तमाम इस सारे पीरियड के दरमियान एक जो है सियासी इस्तेहकाम आ सके, सबको पता हो कि किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं हो रही, सब पार्टीज़ जो हैं वो स्टेक होल्डर्स भी हैं, और वो फिर अपने जो इंतखाबात हैं आगे आने वाले उनके लिए तैयारी करें, और फिर 9 महीने के बाद इंतखाबात का शेड्यूल दिया जाए, जिसके बाद ठीक 1 साल के बाद इंतखाबात मुकर्ररा तारीख को करवा दिए जाएं, और फिर उसके नतीजे में जो भी हुकूमत बने उसको इंतकाल इक़्तिदार कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फवाद चौधरी साहब जो हैं सजेस्ट कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ ये कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील के साथ वो कहते हैं कि अदलिया भी आज़ाद हो, और अदलिया की आज़ादी के लिए भी मिल बैठ कर सारे जो जमातें हैं उनकी इत्तेफाक राय के साथ जो अदालती इन्होंने अभी सारी तरमीमें करके बुरा हाल किया है उसको भी ठीक किया जाए। तो ये सारा कुछ जो है फवाद चौधरी साहब सजेस्ट कर रहे हैं। ये बातें तो बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि मुल्क में एक जो इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला है वो बंद हो, और जो मुंतखब हुकूमत है जिसके पास जेन्युइन मैंडेट हो वही रूल करे। और ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सबको मालूम है कि इस वक्त अदलिया की क्या हैसियत है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल बहुत जायज़ मुतालबे भी हैं और तजावीज़ भी हैं, लेकिन अब यहाँ पर 2-3 सवाल हैं इम्पॉर्टेंट। पहली चीज़ तो ये है कि ये तो तब हो सकेगा अगर दूसरी तरफ से कोई ये माने कि भाई बहरान है। अब पीटीआई तो ये कह रही है कि बहरान है, मुल्क में एक अदम इस्तेहकाम है, सियासी भी माशी भी, लेकिन दूसरी साइड तो ये मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो ये समझते हैं कि मुल्क बिल्कुल ठीक चल रहा है, और वो ये समझते हैं कि कोई बहरान है ही नहीं, और वो ये समझते हैं कि इस वक्त जो माशी तरक्की है वो तो बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, आगे बढ़ रही है, तो इसलिए उनको तो लगता ही नहीं है कि कोई ज़रूरत भी है किसी किस्म की मफाहमत की। या तो ये हो ना कि वो प्रॉब्लम एक महसूस कर रहे हों, प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। तो वो जब ये एडमिट ही नहीं करने के लिए तैयार, तो फिर वो उसके किसी भी खात्मे या बहरान के हल के लिए क्या किरदार अदा करेंगे जब वो मान ही नहीं रहे कि कोई किसी किस्म का कोई बहरानी कैफियत भी है। पहली चीज़ तो इसमें ये आ जाती है। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम ये मान भी लें कि कहीं दूसरी तरफ ये आ भी जाए रियलाइजेशन कि जी बिल्कुल कुछ होना चाहिए, तो अगेन वही बात है कि जो इस सारी सूरत हाल में अगर अबूरी हुकूमत बने, ट्रस्ट डेफिसिट कैसे कम होगा, किस तरीके से जो सारी चीज़ें हैं उनको जो पीछे ख़राब हुए हैं मामलात, उनके बारे में क्या तय पाएगा। क्योंकि इस वक्त तो ये भी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पीटीआई ज़ाहिर है ये उसके ऊपर दबाव भी है और उसको करना भी चाहिए कि जो भी 26 नवंबर का मामला है, 9 मई के मामलात हैं, दीगर जो पूरे उनके एक विक्टिमाइजेशन हुई है, उनके ऊपर भी इस चीज़ का प्रेशर है कि उसके लिए कोई इंक्वायरी हो, कोई उसके लिए बाकायदा एहतसाब हो। लेकिन अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है जिसमें सब मिलकर कुछ चल रहे हों, तो फिर तो इस सूरत में ज़ाहिर है अगला बंदा तो कभी भी इस बात के लिए अग्री नहीं करेगा कि उसको कोई एहतसाब के कटहरे में लाए। तो इसका मतलब तो ये होगा कि पीटीआई को कोई ऐसी गारंटी देनी पड़ेगी जिसके नतीजे में उनको ये तमाम चीज़ें बिल्कुल अंडर द कारपेट करनी पड़ेंगी। तो क्या ये पीटीआई के लिए काबिल कबूल होगा? ये भी एक अपनी जगह बहुत अहम सवाल है। और तीसरी बात, लेकिन इसमें जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये सोचने वाली भी है कि फिर अगर इस तरह आपने नहीं करना तो फिर आपने करना किस तरह है। क्योंकि आप एक तब्दीली लाने के लिए कुछ कोशिश कर सकते थे अदलिया के थ्रू, वो आपने देख लिया कि जज साहिबान पहले तो
कम हिम्मत थे और मैं तो अब बुज़दिल का ही लफ्ज़ यूज़ कर लूँगी, तो वो भी थे और इस वजह से उन्होंने जो उस वक्त स्टेप्स लिए जा सकते थे वो नहीं लिए, जिसके नतीजे में अब ना सिर्फ ये कि वो कम हिम्मत रह गए बल्कि अब वो बेबस और बेख्तियार भी रह गए हैं। वो चाहें भी तो कुछ नहीं कर सकते। तो अदलिया के थ्रू तो कोई तब्दीली आने नहीं लगी, अदलिया तो टोटली उन्होंने आपको काबू करके दिखा दी। दूसरा एक जो ऑप्शन हो सकता था वो ये कि कोई अवामी रैला निकले और वो उसको समझें कि जी कोई अपनी अवामी ताकत से आप बात मनवाने की पोजीशन में आ गए हैं। तो वो हमने देखा कि अगर हुआ भी तो उसको किस तरीके से एक मैक्सिमम लेवल पर जाकर यूज़ ऑफ फोर्स करके उसको ख़त्म किया गया। और जाहिर है अगर ये एक दफ़ा सिलसिला खुल गया है, वो कहते हैं ना झिझक ख़त्म हो गई, जो एक आपके दिमाग में एक सेट रूल था कि ऐसा कभी नहीं होगा, तो अगर वो भी हो गया है तो उसके बाद फिर बाकी क्या रह जाता है। इसका मतलब आप नेक्स्ट टाइम भी कभी जाएंगे तो वो नेक्स्ट टाइम भी करवा लेंगे, पहले जब कर लिया तो दूसरी दफ़ा उन्हें करने में क्या मुश्किल है। तो ये क्या अवामी ताकत से आप कुछ कर सकेंगे, वो भी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है। तो फिर क्या आप बातचीत से कर सकते हैं, तो बातचीत का तो दोनों तरफ कोई हमें इम्कान नज़र नहीं आता और उस बातचीत को ही आगे बढ़ाने के लिए ये फवाद चौधरी साहब पूरा एक पैकेज जो है उसको बना के लेके आए हैं तजवीज़ का। लेकिन इसमें दोनों तरफ इतने इश्यूज़ हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इमरान खान साहब भी बहुत सारी बातों पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और उनका एक मौक़िफ़ होगा कि गैर यानी कोई चीज़ की यानी मैं फिर भी समझती हूँ कि इमरान खान साहब तो फिर भी इस पे बात भी कर रहे हैं कि आगे इलेक्शन हो, वो इस पे भी बात कर रहे हैं कि जी आप इंक्वायरी कमीशंस बना दें और जिसका फिर जो गुनाह निकले उसको उतनी सज़ा भी दे दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ से कोई लचक का मुजाहरा ही नहीं है, कोई किसी किस्म की बारगेनिंग की कोशिश ही नहीं है। और अगर 2-3 दफ़ा कोई कोशिश की भी गई है तो वो सिर्फ इस वजह से की गई है कि आप यहाँ कह लें कि जैसे लगता था कि वो ट्रैप करने के लिए की गई है, उसमें कोई उनकी तरफ से सिंसेरिटी नज़र नहीं आती थी। और फिर कौमी हुकूमत की जो हम बात कर रहे हैं तो फिर तो ये वही बात हो गई जो इमरान खान साहब को पहले भी की गई कि आप 6 महीने 1 साल 2 साल खामोश हो जाएं, हम आपको रिलीज़ कर देते हैं, हाउस अरेस्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब तो यही है कि बेसिकली फवाद चौधरी साहब यही समझ रहे हैं कि जो वो ऑप्शन थी वो ही अडॉप्ट कर ली जाए और आके इमरान खान साहब 1 साल के लिए कोई उस तरह की मूवमेंट ना चलाएं और साथ में जो बातचीत है पार्लियामान के ज़रिए जो है मामलात को आगे लेके जाया जाए। अगर उसमें इमरान खान साहब की रिलीज़ का मामला हो जाता है, सियासी कैदी निकल आते हैं, अदलिया की आज़ादी हो जाती है, तो फिर इमरान खान को कोई मूवमेंट चलाने की ज़रूरत भी क्यों रहेगी, सोचने की बात है ना। फिर तो वो क्यों चलाएंगे, यही तो उनके बुनियादी मुतालबात हैं जिनके लिए वो मूवमेंट चलाते हैं, जिसके लिए वो एहतजाज करवाते हैं। तो अगर यही चीज़ें पूरी हो जाएं, सियासी कैदी रिहा हो जाएं, अदलिया आज़ाद हो जाए, अगले इंतखाबात के लिए एक पैटर्न बन जाए, तो वो सारी चीज़ें हो तो इमरान खान को वैसे भी मूवमेंट चलाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो हुकूमत का ये वाला इशू तो फिर वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा अगर कोई इमरान खान को आइंदा किसी भी सेटअप में कबूल करने के लिए तैयार हो। असल इशू ये है कि दूसरी तरफ इमरान खान को कोई किसी सेटअप में भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तजावीज़ जितनी भी अच्छी हों, ये तजावीज़ शायद उनके लिए काबिल कबूल नहीं होंगी। बहरहाल मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।